हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज हम BD 105 की यूनिट नंबर 3 को, और इसको आज हम फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न आपके सामने। चलिए, पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन आपके सामने, तो इसका आंसर होगा ये, यानी कि डी, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कुरिकुलम यानी करिकुलम शब्द की किस भाषा से निकलता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, लैटिन भाषा से। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्यूरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, ए, दौड़ का मैदान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का वाहक है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि व्यायाम, खेलकूद तैरना और प्रकृति ज्ञान, यानी कि ये सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम संबंधी शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं और व्यायाम, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, एनन का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कनिंघम की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कनिंघम की। अगला प्रश्न हमारा, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि जीवन की कला और लक्ष्य के लिए एकाग्रता और छात्रों को दिशा निर्देश देना, ये सभी इसका सही आंसर होंगे, यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि विभिन्न अनुभव, बी, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय और विभिन्न अन्य क्रियाएं। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा बी, मातृभाषा। अगला प्रश्न हमारा, पाठ्यक्रम समाज की लिंग बैलेंस को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रवृत्ति। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज में किसकी पूर्ति होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों की, यानी कि आवश्यकताओं की और आकांक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न हमारा, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को अवसर प्रदान, यानी कि अवसर प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी के, यानी कि जीवन कला के, छात्रों को दिशा निर्देश देने के और लक्ष्य की एकाग्रता के। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम निर्माण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, शिक्षा के उद्देश्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है? इसका सही आंसर होगा बी, मानविक ज्ञान व रुचियों का कार्य। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी का, यानी कि शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का और आध्यात्मिक विकास का। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम निर्माण में आयोजन शामिल किए जाने चाहिए? इसका सही आंसर होगा आपका डी, ये सभी, यानी कि विविध क्रियाएं, सामाजिक खेलकूद, और सी, सौंदर्य कार्य, और डी, ये सभी। तो सी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि संरक्षण का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत और सृजनात्मक सिद्धांत। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परंपरागत कार्यक्रम के दोष हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, पुस्तकी ज्ञान पर बल। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम नियोजन की क्रिया में मुख्य भूमिका किसकी है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी की, यानी कि शैक्षिक उपकरणों की, छात्रों की और अध्यापकों की। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा इसके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम उपागम के मुख्य विषय हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं।
पाठ्यक्रम संगठन के मुख्य उपागम कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा और अनुशासन केंद्रित शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? इसका सही आंसर होगा आपका डी, ये सभी, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, समस्या समाधान पद्धति, और सी आवश्यकता आधारित उपागम। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या उपागम की मुख्य कोटियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन से होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान और प्रक्रिया प्रतिमान और परिस्थिति प्रतिमान। तो ये सभी आंसर सही हो जाएंगे इसके। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ किससे है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी से, यानी कि विषय वस्तु से, पाठ्यक्रम के घटकों उद्देश्यों से और विभिन्न विधियों से। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों, यानी कि पुनर्निर्देश और समायोजन की। तो दोनों ऑप्शन सही हो गए इसके। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ्यक्रम नियोजन अवस्था में संलग्न रहने वाले व्यक्ति कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि छात्र, अभिभावक, विद्यालय अध्यापक और विषय विशेषज्ञ। ये सभी आंसर सही होंगे। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि परिवर्तित होना और विकसित होना। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्यक्रम किस तरह के वातावरण के घटकों के विषय में जागरूकता प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा सी, भौतिक एवं सामाजिक दोनों। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ्यक्रम में किन तत्वों का समावेश रहता है? इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि ज्ञान का और दक्षता का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सामान्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है जितना कि सामाजिक अध्ययन। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रोफेसर एटवुड का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य प्रक्रियाओं को किस प्रकार दर्शाया गया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी के द्वारा, यानी कि चार्ट द्वारा, मॉडल द्वारा और मानचित्र द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तेजी के साथ हम इन प्रश्नों को देखेंगे। जल्दी जल्दी हम इस यूनिट को फिनिश करना चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 34। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बच्चों की किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि मानसिक स्तर का और बी परिपक्वता का। तो यानी कि ए और बी दोनों आंसर सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तत्वों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने से किन तत्वों का विकास किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम के प्रारूपों के कितने भाग होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, 4। अगला प्रश्न हमारा, पाठ्यक्रम के मुख्य पहलू कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्यचर्या किन तत्वों का योग है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी का, यानी कि औपचारिक प्रयासों का, शैक्षिक प्रयासों का और प्रशिक्षण प्रयासों का। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्लेटो ने पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या माना है? इसका सही आंसर होगा आपका डी, ये सभी, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा आपका ए, एन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम में कितनी क्रियाओं को रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, 2 क्रियाओं को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ्यक्रम बालक के किस जीवन से संबंधित होता है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि सामाजिक और व्यवहारिक। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में विविधता व लचीलापन होने से छात्र किस प्रकार ज्ञानार्जन कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि रुचि अनुसार, योग्यता अनुसार और आवश्यकता अनुसार, यानी कि सभी ऑप्शन सही होंगे। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक में कौन से गुण पाठ्यक्रम व्यवहार को प्रभावित करते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि पसंद और प्रमुखता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छे पाठ्यक्रम के क्या गुण हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी,
यानी कि ज्ञानात्मक होना, लचीला होना और अनुभवजन्य होना, ये सभी आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बाल आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि क्रियात्मक होना, अच्छे अनुभव प्रदान करना और करके सीखने पर बल देना। तो ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, कक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो समग्र और संपूर्ण रूप से सीखने वाले में निहित है। यह परिभाषा किसकी है? इसका सही आंसर होगा ए, जेम्स एम ली की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, पाठ्यक्रम पुनः संरचना का प्रथम प्रयास किस सन में किया गया? इसका सही आंसर होगा ए, सन 1937 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम किस तरह की अवधारणा है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि व्यापक और बृहद। अगले प्रश्न को देखते हैं, विषय केंद्रित पर्यावरण यानी कि पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम। चलिए 50 क्वेश्चन हमने 10 मिनट में कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम तेज़ी के साथ। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, कोर पाठ्यक्रम के विषय होते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कुछ अनिवार्य और कुछ ऐच्छिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, पाठ्यक्रम के कारक कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया और अंतिम उत्पादों का मूल्यांकन, सभी आंसर सही रहेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव होता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि संगठनशील, वृद्धिशील और विकासशील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यथार्थवाद में पाठ्यक्रम में कितने विषयों को शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, 30 से 35 पाठ्यक्रम को। अगले प्रश्न को देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या देखा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि बालकों की रुचि, बालकों की आयु और बालकों की अभिवृद्धि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, पाठ्यक्रम विद्यालय के किन कार्यक्रमों का आधार होता है? इसका सही आंसर होगा ए, शैक्षिक, यानी कि शैक्षिक आधार। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम के कितने पक्ष होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, 3। अगला प्रश्न हमारा, माध्यमिक आयोग 1952 से 1954 ने पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत बताए हैं? इसका सही आंसर होगा ए, 6। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया है? इसका सही आंसर होगा बी, हैक्सले ने। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, चार्ल्स ग्रांट को। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर होगा आपका सी, प्रारंभिक शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय है? इसका सही आंसर होगा डी, जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता व उन्नत दृष्टिकोण का विकास है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है? इसका सही आंसर होगा सी, जीवन स्तर में सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं, निरंतर बढ़ती जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजना की जड़ खानती हुई जान पड़ती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, NCERT की पत्रिका का। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य इस प्रकार की विश्व जनमत तैयार करना है जो पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक तथा चिन्हित हैं, तथा जिसमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कार्य करके तत्कालीन समस्याओं के समाधान तथा नई समस्याओं को रोकने के लिए ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि, प्रेरणा तथा समर्पण की भावना है। यह विचार किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, वेल्डग्रेड चेस्टर का, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा सी, 1981 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी, सन 1986 में। अगला प्रश्न, NCERT ने टीचर एजुकेशन के लिए कैरिकुलम यानी कि फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया था? इसका सही आंसर होगा बी, सन 1978 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी, 1998 में। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनुशासन की आधुनिक पक्षों का आशय उस शिक्षण नीति से है जो कि बालकों के सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक चिंतन एवं नवाचारों से संबंधित है।
नवाचारों से संबंधित होती है तथा भविष्यगत समस्याओं के समाधान हेतु कौशलों का विकास करती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा आपका ए, श्रीमती आर के शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशासन के आधुनिक पक्षों का आशय उस व्यवस्था से है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्यगत समस्याओं के समाधान का कौशल विकसित करे तथा क्रांतिकारी परिवर्तन की क्षमता विकसित करे। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा आपका ए, प्रोफेसर एस के दुबे का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में अनुशासन के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य में शामिल हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जो बच्चे ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं वो ऑप्शंस को पॉज कर, यानी कि क्लास को पॉज कर आप वीडियो को सारे ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। तो जैसे जो भी क्वेश्चन हमारे जिनका आंसर उपरोक्त सभी होता है तो उसके ऑप्शंस को आप एक बार वीडियो पॉज करने के बाद देख लिया करें ज़रूर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग तेज़ी के साथ। एक और प्रश्न हमारा, भारत में अनुशासन के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में अनुशासन के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। भविष्य की आवश्यकताओं और सामाजिक आचार संहिता के आधार पर शिक्षा में अनुशासन के आधुनिक पक्ष को किस रूप में देखा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भविष्य की आवश्यकताओं और सामाजिक आचार संहिता के आधार पर शिक्षा के अनुशासन के आधुनिक पक्ष को किस रूप में देखा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अनुशासन के आधुनिक पक्ष की आवश्यकता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुशासन के आधुनिक पक्ष की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, अनुशासन के आधुनिक पक्ष की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि ये सारे पक्ष दिए गए हैं तो इनको 2 से 3 प्रश्नों में कवर किया गया है। तो इनको आप अच्छे से वीडियो को पॉज करने के बाद इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अनुशासन के आधुनिक पक्ष का कार्य क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि वैज्ञानिक क्षेत्र, पर्यावरणीय क्षेत्र और पोषणीय विकास का क्षेत्र। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशासन के आधुनिक पक्ष का कार्य क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अनुशासन के आधुनिक पक्ष का कार्य क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन को बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है, इसमें कई पक्ष होते हैं, उन सभी पक्षों को 3 से 4 प्रश्नों में कवर किया गया है, इसलिए सभी प्रश्न सेम हैं। तो आप इनके ऑप्शंस को वीडियो को पॉज करके पढ़ें और सबके ऑप्शन ज़्यादातर डी ही होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुशासन के आधुनिक पक्षों का आधार है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। भविष्य बोध एवं सामाजिक आचार संहिता के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित गतिविधियां हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि प्रदर्शनी एवं गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। तो ये सभी सही होगा आंसर इसका। अगला प्रश्न हमारा, भविष्य बोध एवं सामाजिक आचार संहिता के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित गतिविधि है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा आपका ए, बबेट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा, सीखने का विषय या पाठ्यचर्या पदार्थ, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वयन के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, डी बी का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। पाठ्यचर्या कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, कनिंघम का। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ्यचर्या वह है जो शिक्षार्थी को पढ़ाया जाता है। यह सीखने की क्रियाओं और शांतिपूर्ण अध्ययन करने से कहीं अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय,
ज्ञानोपार्जन और अभ्यास तथा क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार यह शिक्षार्थी के स्नायु मंडल में होने वाली गतिवादी एवं संवेदनात्मक तथ्यों को व्यक्त करता है। समाज के क्षेत्र में यह उन सबकी अभिव्यक्ति करता है जो कुछ गतियों ने संसार के संपर्क में आने से किए हैं। तो यह कथन किसका है? तो इन कथनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी कि इसके ऑप्शंस आपके सामने। तो आंसर सही होगा इसका ए, हॉर्नी का, यानी कि हार्नी का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों का कार्य क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कई बार अनेक ढंग से दिया जा चुका है, फिर भी यह प्रश्न बार बार उठाया जाता है। कारण स्पष्ट है, यह एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है जिसका उत्तर अंतिम रूप से कभी भी नहीं दिया जा सकता। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक समाज एवं प्रत्येक पीढ़ी की बदलती हुई प्रकृति एवं आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, उपरोक्त सभी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पाठ्यचर्या को क्रिया एवं अनुभव के परिणाम के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि अर्जित किए जाने वाले ज्ञान और संकलित किए जाने वाले तथ्यों के रूप में। विद्यालय जीवन के अंतर्गत विविध प्रकार के कलात्मक, शारीरिक एवं बौद्धिक अनुभव तथा प्रयोग सम्मिलित रहते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, वाल्स के शिक्षा कोश के अनुसार, यानी कि वाल्स के शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, विद्यालय में पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थी पाठ्यचर्या में अनुशासन की चुनौती है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालयी पाठ्यचर्या में अनुशासन की चुनौती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल में विद्यालय पाठ्यचर्या में विषयों का समावेशन हुआ है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कंप्यूटर, पर्यावरणीय अध्ययन और त्रिभाषा सूत्र। ये सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल में विद्यालय पाठ्यचर्या में विषयों का समावेश हुआ है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि गणित एवं विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और तकनीकी शिक्षा का। तो सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल में सामाजिक अध्ययन में शामिल विषय है। इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी कि इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वर्तमान समय में विद्यालय पाठ्यचर्या से विषयों का बहिष्कीकरण किया गया है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विद्यालय पाठ्यचर्या में विषय क्षेत्र के समावेशन एवं बहिष्कीकरण की कसौटी है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि सामाजिक कसौटी और राजनीतिक कसौटी। अगला प्रश्न देखते हैं, विषयों के बहिष्कीकरण और समावेशन की सामाजिक कसौटी है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इन ऑप्शंस को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, कक्षा 1 से 8 तक के लिए जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, कक्षा 9 से 12 तक के लिए जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए मैं ऑप्शन सारे पढ़ दूंगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए मैं ज़्यादा जो बड़े ऑप्शंस होते हैं उनको नहीं पढ़ता हूँ, उनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करें, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या शिक्षा का महत्व है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जनसंख्या शिक्षा की पाठ्यचर्या में तत्व शामिल करना आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि व्याख्यान विधि, क्षेत्रीय पर्यटन विधि और योजना विधि। तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं,
पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि मानवीय मूल्यों के विकास के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने तथा समाज के साथ समायोजन के लिए। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या शिक्षा पाठ्यचर्या की समस्या है, इसका सही आंसर होगा शिक्षा में, यानी कि उच्च शिक्षा में इसे अनिवार्य रूप से रखना ठीक नहीं है। और बी, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या आध्यात्मिक व्यापक है। सी, पाठ्यक्रम का प्राथमिक स्तर के बालकों से कोई संबंध नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या पाठ्यचर्या की समस्या का समाधान है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा की पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को सीमित किया जाए और उच्च स्तर में इसे ऐच्छिक रूप से पढ़ाया जाए। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो BD 105 सब्जेक्ट की हमने यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट कर दिया है और यूनिट नंबर 4 आपको आज ही शाम को देखने को मिल जाएगी। तो हम जल्द से जल्द एक सब्जेक्ट को बहुत जल्द कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और आपको एक और नई सीरीज़ करानी है, तो उसके लिए भी हम बहुत जल्द समय को बचाते हुए आपको कम समय में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले मेरा टारगेट है कि 25 जुलाई तक आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएं। चलिए, अगले तो हमारी इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे हम लोग और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। और क्लासेस को आप रिवीजन ज़रूर करते रहिए तेज़ी के साथ, सारी क्लासेस को बार बार रिवीजन करिए। बाकी लास्ट में हम जब हमारे सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लास्ट में आपको मैराथन क्लासेस भी कंप्लीट कर पूरी दे देंगे, जिससे कि आपके सारा सब्जेक्ट एक ही क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।